अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए कौमी एहतसाब ब्यूरो को उन्हें 17 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम ने 24 घंटे में 2 बार छापा मारा। हमजा शहबाज के वकला ने नैब टीम की कार्रवाई पर लाहौर हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। हफ्ते के रोज मुकदमात की समात न होने के बायस हमजा शहबाज के वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और इस मामले से उनको आगाह किया। हमजा शहबाज के वकला ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि नैब की टीम उनके मौकिल को घर में घुसकर गिरफ्तार करना चाहती है। इस मामले से इलाके में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल खराब होने का खदशा है, लिहाजा नैब को इस गिरफ्तारी से रोका जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज के वकला की दरख्वास्त पर अपने चैम्बर में दरख्वास्त की समात की थी और अबूरी हुक्म उस वक्त जारी किया था। पहले 8 अप्रैल तक उन्हें गिरफ्तार न करने के अहकाम दिए थे और फिर उसके बाद अब 17 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रुकन फिरदौस आशिक आवान ने नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो रिलीफ हमजा शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के लिए है, वही रिलीफ जो है वो हम तो खुश है इस बात पे कि जब कोई अरेस्ट वारंट किसी मुल्जम के जारी हो तो अदालतें जो है वो हर मुल्जम को फिर प्री बेल अरेस्ट वो अदालत में पेश भी ना हो, घर के 5 स्टार ड्राइंग रूम में बैठे और वो उसको बेल अरेस्ट ना करने के लिए अदालती अहकाम मिल जाए, तो ये सबके लिए होना चाहिए। हम यकसा निजाम की बात कर रहे हैं। इस बात पे किस तरह 22 करोड़ अवाम को मुतमिन करेंगे तलाल साहब कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी ऐसा हो कि प्रोटेक्टिव बेल किसी भी मुल्जम की वो घर के ड्राइंग रूम में बैठा और चीफ जस्टिस साहब अपने ड्राइंग रूम में वो ग्रांट कर दें। पीटीआई के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी फैसले पर तनकीद की गई है। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा माजी में जब अदालती फैसलों पर तनकीद करते थे तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी होते थे, कई पे कार्रवाई भी आगे बढ़ी, तो अब तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला पेश आएगा, इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल पहला इस तरह से है, लाहौर हाई कोर्ट ने 17 अप्रैल तक नैब को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालती फैसले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की शदीद तनकीद, क्या उन पर तौहीन अदालत लागू हो सकती है, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, वैसे भी अदालती फैसलों पर हमेशा सियासतदानों के अलावा भी हर कोई ज़रा मोहतात अंदाज में ही गुफ्तगू करता है, तो क्या वजह है पीटीआई के रहनुमा एहतियात नहीं कर रहे? एक तो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज को इस हफ्ते हमने इतना याद किया है कि इतना उनको घर वालों ने भी याद नहीं किया होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल में हमारे और कौम के वक्त का इससे बड़ा ज़िया और क्या हो सकता है कि ये इतने मुअज़्ज़ज़ लोग जो है फिरदौस आशिक़ आवान के बयान पे तबसरा करें। और तीसरी बात यह है कि मैं तो कानून को नहीं समझता, ये तो अदालत को ख़ुद देखना है कि कौन सी चीज़ उसकी तौहीन के मुतरादिफ है और कौन सी नहीं है। तो मैं तो इसमें फ़ैसला नहीं कर सकता। बाबर सत्तार साहब कानून को समझते हैं, वो बता देंगे कि तौहीन अदालत के ज़मर में आते हैं या नहीं आते। ठीक से बाबर साहब, हम वैसे ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करें कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले बयानात देने में बहुत एहतियात किया करते थे और नून लीग के बहुत से रहनुमाओं को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो चुके हैं, तो पीटीआई के रहनुमा क्यों एहतियात नहीं कर रहे और इनके लिए क्या नतीजा हो सकता है इसका? देखिए, इसका जवाब तो पीटीआई के रहनुमा दे सकते हैं, लेकिन अदालती फ़ैसलों के ऊपर लोग तनकीद करते हैं और जब वो तनकीद करें, अगर कोई चीज़ किसी जज साहब को बुरी लगे तो वो हमारा इतना वसी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून कि उसके अंदर वो ला सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखी, ज़ुबाबंदी के लिए इस्तेमाल हुई, प्रेस की ज़ुबाबंदी के लिए भी इस्तेमाल हुई, पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स की ज़ुबाबंदी के लिए भी इस्तेमाल हुई। मेरे ख्याल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये मकसद नहीं है। खाली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को के अंदर जब इंटरफेरेंस हो रही हो तो उस वक्त उसके लिए कंटेम्प्ट लॉ है। बाकी दुनिया में इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है, हम एक ज़ुबानबंदी के लिए अभी तक इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। जब नून लीग सियासी मुकदमे जब भी जाएंगे अदालतों में, उसके ऊपर सियासी प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस्ड तबसरे आएंगे, उसके ऊपर आप कंटेम्प्ट अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म होगा। इससे पहले भी ये हुआ, इसके बाद भी ये होगा। जब पीएमएलएन के लीडर्स के ऊपर ये कंटेम्प्ट लॉ इस्तेमाल किया गया, मेरे ख्याल से उस वक्त भी गलत था, और अगर अब इस्तेमाल किया गया किसी
फैसले की तनकीद के ऊपर, पीटीआई के लीडर्स के ऊपर, तो वो भी गलत होगा। मेरा ख्याल है हमें अपना कंटेम्प्ट लॉ रिव्यू करने की ज़रूरत है और फ्री स्पीच जो है वो अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए अगर कोई तबसरा करे भी कानूनी फैसलों के ऊपर। नहीं होनी चाहिए। महमल, पीटीआई ने एक जमात के तौर पर हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया है। मेरा जवाब नहीं में लिख लें आप। नहीं में सलीम साफ़ी साहब नहीं में जवाब दे रहे हैं। महमल, जो पीटीआई ने हमेशा अदालती फैसलों के ऊपर मौक़िफ़ भी यही अपनाया है कि हम बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं। हमजा शहबाज पे जो केस है वो तो अपनी जगह पर है और उसमें यही कहा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, तो पीटीआई के रहनुमाओं को ऐसे तबसरे करने चाहिए? देखिए अफसा, मैं भी इसमें नहीं का ही ऑप्शन लूँगी और उसकी वजह ये है कि देखिए जो फैसले होते हैं और ख़ास तौर पे सियासी मुकदमों के, वो एक तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब खैर कोई भी फैसला है एक्चुअली तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही होती है, उसके ऊपर हम उससे एग्री करें डिसएग्री। हम भी इधर बहुत सारे फैसलों के ऊपर, हम जो सारे बैठे हुए हैं इस वक्त, हमने भी कई फैसलों से एग्री किया, कईयों से डिसएग्री किया। अगर इस चीज़ के ऊपर कि हमें वो फैसला नहीं पसंद आया तो हमें अदालत अगर बुला लेती है कंटेम्प्ट के ऊपर, तो ये सही बात नहीं होगी। देखिए अनलेस के बिल्कुल ही जज साहब के ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लग रहा हो कि इन्होंने कुछ किया या उनके इंटेंशन या उन्होंने कुछ लेन देन किया या इस तरह की कोई चीज़, तो फिर जाकर तो फिर भी थोड़ी सेंस बनती है कि अगर वो कोई एक डेफेमेशन की चीज़ हो जाए। लेकिन सिर्फ क्रिटिसिज्म के ऊपर, और जैसे बाबर ने भी बात की कि नून लीग के बहुत से लीडरान के ऊपर सिर्फ कि उन्होंने फैसलों पर तनकीद की थी, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लग गई और उनको गिल्टी भी कईयों को करार दे दिया गया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाकई ही जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये हमारा हक है, और अगर जज साहिबान या अदालतें फैसले दे रही हैं तो उसके ऊपर तनकीद होगी या अग्रीमेंट होगा, ये होगा ही। इसलिए इस चीज़ के ऊपर जो उनको कान नहीं धरने चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, नहीं का ऑप्शन आप भी ले रही हैं। हसन साहब, देखिए सब मेरे नज़दीक तो बाबर साहब के होते हुए किसी और से ये सवाल पूछना वैसे ही नामुनासिब है। उनके साथ भी ज़्यादती है, जिससे पूछा जा रहा है उसके साथ भी ज़्यादती है, और ख़ुद आप भी अपने साथ ज़्यादती कर रहे हो। लेकिन चूँकि पूछ लिया है तो उसका मुख्तसर जवाब ये है कि अगर अदालती फ़ैसले पे, जैसे अभी महमल कह रही थी, तो उस पर तनकीद अगर तहज़ीब के दायरे में रहते हुए दलील के साथ की जाए तो मेरा नहीं ख्याल के तौहीन अदालत के उस ज़मरे में उसको आना चाहिए। इसके अलावा नहीं मैं कुछ कह सकता। ठीक, माल साहब, जो नून लीग के रहनुमा थे वो तहजीब के दायरे से बाहर निकलकर तनकीद करते थे, पहले ऐसा क्यों होता था? ठीक, माल साहब, आपके ख्याल में क्या अब जजेस का इस बारे में रवैया मुख्तलिफ है तौहीन अदालत से मुतालिक? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जज की सवाबदीद पे होता है। दूसरी बात यह कि तनकीद और तज़हीक में फ़र्क है। अगर आप तज़हीक करेंगे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि नोटिस ले लिया जाता है आम तौर पे। तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, और हमने 2007 के बाद ख़ास तौर पे देखा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई हैं। यानी मैटर सब जुडिस, एक ज़माने में जब हेयरिंग्स हो रही होती थी तो मैटर बहुत सब जुडिस कहलाया जाता था, आप रिपोर्टिंग में बहुत एहतियात करते थे। अब हमने 2007 के बाद देखा कि कोर्ट की जो रिपोर्टिंग होती है उसमें अभी हेयरिंग हो रही है, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, आपके रिमार्क्स चल रहे हैं, हत्ता कि यहाँ तक भी हुआ कि एक साइड के वकला ने खड़े होकर कहा कि जी अभी तो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं और टेलीविज़न पे टिकट ऐसे चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उसको नज़रअंदाज किया। तो एक माहौल इस लिहाज से रिलैक्स ज़रूर हुआ है कि अब कोर्ट्स अलाउ करते हैं। हाँ, सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा, गालिबन पिछले जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने सख्ती से ये ऑर्डर पास किया था कि उनके कोर्ट की कोई रिपोर्टिंग नहीं होगी अनटिल अनलेस कोर्ट खुद फैसला ना करे उसकी रिपोर्टिंग की। तो उस वक्त हमने ये देखा। तो ये कोर्ट की और जज की सवाबदीद पे है कि अगर वो ये समझे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इस चीज़ के होते हैं कि अगर आप जज की तस्दीक कर रहे हैं, फैसले के हवाले से डायरेक्टली कोई एक्यूजिशन लगा रहे हैं, तो आमतौर पे जो है वो कंटेम्प्ट ले लिया जाता है, कंटेम्प्ट बन जाता है। लेकिन इस केस में मुझे लगता नहीं है इस तरह का। सही, आप कह रहे हैं कि तस्दीक ना की जाए, तनकीद में कोई हर्ज नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुतालिक मामला ज़ेरे इल्तवा था। उससे मुतालिक खबर यह है कि कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान के लिए वज़ीर आज़म को नाम तजवीज़ कर दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाबी खत लिखा है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए सिंध और बलूचिस्तान के लिए 3 नाम तजवीज़ किए हैं, जिनमें बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई, नूर मस्कान जई और मोहम्मद रऊफ़ अता के नाम शामिल हैं, जबकि सिंध के लिए जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और खालिद जावेद के नाम तजवीज़ किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के सेक्रेटरी ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए ख़त लिखा था, जिस पर अपोजिशन और अपोजिशन लीडर ने एतराज़ किया था, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की थी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन मेंबरान के नाम तजवीज़ कर दिए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत इन नामों पर इत्तेफाक करेगी, हाँ या नहीं। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, ये मामला तातुल का शिकार था, आप समझते हैं कि अब हल की तरफ जाएगा? देखें अफसा, अगर मैं हुकूमत होता तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई जवाब ज़रूर देता, लेकिन चूँकि खुशकिस्मती से ऐसा नहीं है, इसलिए ज़ाहिर है हुकूमत से ही आप पूछें तो बेहतर है। क्या करेगी, हाउ डू आई नो, क्या करेगी? कोई ऑप्शन आप इस फनी क्वेश्चन, आप इस पे कोई ऑप्शन? ठीक है, आप नहीं ले रहे। सलीम साफ़ी साहब, पहले यही बात थी कि मुशावरत नहीं कर रहे वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब से। अब वज़ीर आज़म ने उनको खुद कहा है कि नाम आप लिख के सजेस्ट करें, तजवीज़ करें, तो अब अपोजिशन भी इसके ऊपर मेजॉरिटी का मुजाहरा करेगी। अब मेरा तो डबल मसला है, मैं ना तो वज़ीर आज़म और हुकूमत हूँ और ना अपोजिशन हूँ तो मैं तो खैर बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन देखिए, इस मुल्क में एक ट्रेजेडी ये है कि यहाँ हम किसी एक मसले के किसी जुज़ को पकड़ के वो सियासत का और सहाफ़त का मौजू बन जाता है। अब इस मुल्क में असल मसला पूरे इलेक्शन कमीशन का है। ये दुनिया की नाकाम तरीन और बदनाम तरीन इलेक्शन कमीशन है। आज तक इसने कोई एक भी इलेक्शन ऐसा नहीं किया जिस पे आधे मुल्क से ज़्यादा लोग मुतरज़ हों। अब यही इलेक्शन कमीशन था और इनके मेंबरान जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के इत्तेफाक से मुकर्रर हुए थे, लेकिन पिछले इलेक्शन में क्या हालत थी इसकी? ये एक बराए नाम इदारा है और उसको जिस तरह नैब को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। न उसके पास माली खुद मुख्तारी है, न उसके पास इंतज़ामी खुद मुख्तारी है, न उसके कवानीन ऐसे हैं, न उसमें लोग इस तरह मेरिट पे उनके तकर्रुर होते हैं। और फिर पाकिस्तान का अपना एक मखसूस स्ट्रक्चर भी है इंतज़ामी, जिसकी वजह से इसको इलेक्शन के वक्त एक मोहरे और एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसलिए अपोजिशन को भी इन फजूल जुज़ियात पे वक्त ज़ाया करने की बजाय, अब देखें जब वक्त होता है तो फिर हमारी सियासी जमातें इस पे गौर नहीं करती कि कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाया जाए, और लेकिन जब फिर इलेक्शन जो हार जाते हैं तो वो फिर सर पीटते रहते हैं। पिछले 5 सालों में PTI सर पीटती रही और इलेक्शन कमीशन की बेख्तियारी का रोना रोती रही, लेकिन अब इस मरतबा वो नवाजे गए, पिछली मरतबा नून लीग वालों को फ़िक्र नहीं थी। इसलिए इन चीज़ों पे वक्त ज़ाया करने की बजाय कि ये मेंबर हों ये ना हो, ख़त लिख के जाए, तमाम हुकूमत और अपोजिशन पार्टियों को मिल के इलेक्शन कमीशन को हकीकी मानों में इंडिया के तर्ज पे इलेक्शन कमीशन बनाने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। सही, आप समझते हैं ऐसा इशू नहीं है जिस पे उनको टाइम वेस्ट करना चाहिए। मज़हर अब्बास साहब, अपोजिशन का रवैया तो आजकल जारहाना है। इससे पिछले दौरे हुकूमत में भी देखें तो खुर्शीद शाह साहब ने नाम सजेस्ट किए थे, उसमें भी वक्त लगा था। तो अब जो अपोजिशन है वो इसके ऊपर सियासत करेगी या फिर इत्तेफाक हो जाएगा हुकूमत और अपोजिशन का इस मामले पर और वक्त ज़ाया नहीं किया जाएगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये इलेक्शन कमीशन अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना चाहे तो ये बिल्कुल इंडिया की तरह तर्ज का इलेक्शन कमीशन है। आप अगर इसके पूरे कवानीन पढ़ें और अपनी पावर्स अगर ये इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, करते नहीं हैं। दूसरी बात यह कि मुझे नहीं लगता जो सियासी माहौल इस वक्त है, जो सियासी कशीदगी है, मुझे अल्टीमेटली लगता है कि शायद ये बात अल्टीमेटली ख़ुद इलेक्शन कमीशन तक शायद चली जाए, क्योंकि जो प्रोसेस है वो इतना गलत नहीं है। उन्होंने एक तरीक़ाकार जो सेट किया है 18वीं तरमीम के बाद,
उसमें ये चीज़ है कि अगर कंसेंसस नहीं होता, और जाहिर है अगर आप 3 नाम आप देंगे, 3 नाम वो देंगे और चीज़ पब्लिक हो जाएगी, तो जिसके भी नाम जो है वो उस पर इत्तेफाक होगा, वो एक बायस्ड अपनी जगह सामने आ जाता है कि जी चूंकि इनका नाम इन्होंने दिया है लिहाजा इनका झुकाव इस तरफ होगा। तो ये जो तरीक़ाकार है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का, या तो इसको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए इस पे अपने अपने जहन बना के, और फिर कंसेंसस के साथ सामने आना चाहिए, और फिर वो जैसा भी इलेक्शन कराएं, फिर ये इखलाकी जिम्मेदारी हो जाती है गवर्नमेंट और अपोजिशन की कि उसको फिर एक्सेप्ट करे। ये नहीं हो सकता कि आप कल फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम पे कंसेंसस बनाएं और फिर उन पे उंगलियां उठाएं, कल आप किसी एक इलेक्शन कमीशन के उस पर आप इत्तेफाक राय करें और फिर आप ही उस पर तनकीद और वो उसकी तस्दीक तक करें उसमें। तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये 6 नाम जो हैं इस पर कोई इत्तेफाक राय हो जाएगा। जो सियासी कशीदगी है उसमें तो पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो चॉइस है ये शायद उस तरफ चली जाए अगर कानून इसकी इजाज़त देगा, क्योंकि जो कशीदगी है उसमें तो मुझे कोई इत्तेफाक राय होता नज़र नहीं आ रहा। जो सियासी कशीदगी है उसकी वजह से आप नहीं समझते कि इन नामों पर इत्तेफाक होगा, नई ऑप्शन ले रहे हैं। महमल, जो हुकूमत और अपोजिशन का इस पे अब रवैया है वो हमने अपने इंट्रो में भी बताया है, तो आपके ख्याल में अगर नहीं इत्तेफाक होता तो किसकी कोताही होगी उसमें? देखिए, अब सब पहली तो चीज़ है कि वाकई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रा अजीब सा है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि उस पर एग्री करेंगे कि नहीं। ज़ाहिर बात है, ना मैंने खान साहब को कॉल किया है, ना मैं गवर्नमेंट हूँ कि मुझे पता हो कि वो एग्री करेंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह ये बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरह आप देखते हैं, हमें एक चीज़ नज़र आई थी ये नासिर खोसा साहब के नाम के ऊपर, जब वो CM पंजाब केयर टेकर के लिए हुआ था तो PTI मान गई थी शहबाज शरीफ साहब वगैरह के साथ, वो एक नाम की कंसेंसस बन गई थी। लेकिन जब मीडिया से और सोशल मीडिया के ऊपर ज़रा प्रेशर भी आया, फिर हारून रशीद साहब ने ये भी कहा, सॉरी महमूद रशीद साहब ने ये भी कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने उनकी बड़ी तारीफ़ की है, और फिर हमारे अपने लोगों ने कहा ये हो सकता है नून लीग से एफिलिएटेड हो, इनके अपने बंदे हो, तो इसलिए अब हम नाम वापस ले रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो पहले फेज़ में मुझे नहीं लगता कि शायद ये माने गवर्नमेंट। ये हो सकता है कि फिर जाहिर बात है जिस तरह उसका प्रोसीजर है कि वो कमेटी में जाएगा, कमेटी में भी ना कंसेंसस हुई तो फिर आगे इलेक्शन कमीशन में जाएगा। तो हो सकता है कि वो अभी पहले फेज़ में तो ना माने, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होगा। बट ऑप्शन नहीं होता हुआ आपको इत्तेफाक नजर नहीं आ रहा। बाबर साहब, ऑप्शन मैं नहीं लूंगी क्योंकि जाहिर बात है हमें नहीं पता। हाँ, नहीं का ठीक है बाबर साहब, लेकिन ये सवाल इसीलिए पैदा होता है कि जो पीपल्स पार्टी का रवैया वो ये है कि एक लात मार के हुकूमत गिरा देंगे। नून लीग का भी हमारे सामने ही है इस वक्त, जो जारहाना अपोजिशन का रवैया, उसमें आपको इस छोटा सा मामला है इत्तेफाक होता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर? नहीं, मुझे इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि हमारे माशरे का रवैया ये है। ये महमल ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी नासिर खोसा की। आप किसी से भी अगर बात करेंगे तो वो कहेगा कि नासिर खोसा की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई बंदा डाउट नहीं करता। एक सरकारी अफसर है, कभी इसकी हुकूमत है कभी उसकी हुकूमत है। जब उनका सीनियरिटी का टाइम था तो उस वक्त PMLN की हुकूमत थी तो उनके साथ उन्होंने सर्व किया, लेकिन सब उनकी इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर हमने देखा कि उसे कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। तो हमने इस मुल्क में एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की है कि कोई भी इज़्ज़तदार शख्स पब्लिक सर्विस नहीं कर सके, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस पे और इंटेग्रिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। माशरे के तौर पे हम लॉयल्टी के ऊपर बिलीव करते हैं। सो जिसने जिसका नाम दिया हम कहते हैं ये उसका बंदा है। और आप अगर किसी की सपोर्ट करें तो लोग कहते हैं जी इसने लिफाफा लिया होगा, अगर आप मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं। या मैं वकील हूं तो कोई कहेगा इसे आप हुकूमत को सपोर्ट करें, वो कहेगा जी हुकूमत इसे मुकदमे देती होगी। और हम इसी तरह से फिर आगे रवैया भी बरकरार रखते हैं। अभी आप अगर देखें मिफ्ता इस्माइल के साथ जो कर रहे हैं, ECL पे डाल दिया। अब कोई बंदा उनकी इंटेग्रिटी को डाउट नहीं करता, कोई बंदा उनकी काबिलियत को भी डाउट नहीं करता, लेकिन क्योंकि PMLN का मिनिस्टर रहा है इस वजह से आप उसे अदालतों में भी घसीटेंगे, आप उसके ऊपर उंगलियां भी उठाएंगे। तो कौन सा शरीफ आदमी इस मुल्क में पब्लिक सर्विस में आके काम करेगा? इस वजह से इन नामों पे, जितने अच्छे नाम हो, इनके ऊपर एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अजम्पशन ये है कि ये उसका बंदा है। यही वजह आपके ख्याल में दो नहीं के ऑप्शंस आप सामने आए, दीगर तजियाकारों ने इस पे ऑप्शन नहीं लिया है। मैं आपको बड़े वसूख से कहना चाहता हूं कि
चंद हफ्तों में, खास तौर पे जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूं कि इन सबको रोक लें। अच्छा, क्योंकि बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको कि समझा रहा हूं चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पीस ऑफ बिजनेस जब देंगे तो पान वाला, ठेले वाला भी आके कहेगा कि ये ले जी, मैं भी इतना टैक्स देता हूं। अगर खुदा न खासा सही साबित नहीं होता तो फिर 5 हफ्ते के बाद फैसल वाडा साहब फिर आप यहाँ पे आगे ये ना कहिएगा कि वो ये तो अल्लाह की मर्जी थी, फिर आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। टिक्का बोटी कर दीजिएगा। ये गुफ्तगू कल की वफाकी वजीर फैसल वावडा साहब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है। फैसल वावडा साहब, क्या वफाकी वजीर का ये बयान दुरुस्त है? सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, मीडिया वालों के लिए भी खुशखबरी दी है उन्होंने, तो हम क्या करें, खुश हों इस बयान पर या सोचें बैठकर? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। फैसल वाडा हों या पीटीआई के दूसरे रहनुमा हों, बड़ी अच्छी बात है अगर वो ये बात साबित कर सकें, लेकिन वो अपनी बातों, अपने दावों के ख़ुद असीर हो गए हैं। अब मुश्किल भी पेश आती है उन्हें, दावे कुछ और कर देते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। मुझे लगता ही है कि वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ज़ाहिर है वही कोई इमरान खान साहब कोई पैकेजेस अनाउंस करने जा रहे होंगे, कोई कंस्ट्रक्शन के होंगे। मुझे नहीं पता कि ऐसे सरप्राइज़ पैकेज कैसे आएंगे कि अगले 10 दिन 15 दिन में इतनी नौकरियां आ जाएंगी कि लोग ख्वाहिशमंद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फैसल वाडा साहब को यकीनन पता होगा, वो पहले भी वैसे एक बयान की वजह से फंस चुके हैं। तो लोग अगर इतनी नौकरियां निकाल लेंगे तो फिर पाकिस्तान का मसला ही हल हो गया, फिर तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही वो हो गए, मसला हल हो गया। तो फिर तो हमें, मेरा ख्याल है बजट से पहले ही बड़ी खुशखबरी फैसल साहब दे रहे हैं, तो दुआ ही करनी चाहिए। और मीडिया में ख़ास तौर पे वैसे ही 1000-1500 नौकरियां मीडिया वालों की जा चुकी हैं, सैलरीज कट हो चुकी हैं, ये सारी चीज़ें अगर रिवाइव हो गई तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। सही। महमल, ये संजीदा बयान दे रहे हैं फैसल वावडा साहब या हमारे दुखों पर वो नमक छिड़क रहे हैं? और इससे पहले पीटीआई के रहनुमा जो है वो 90 दिन के अंदर 600 बिलियन वापस मुल्क लेके आने का दावे कर चुके हैं। अब ये 4 हफ्तों में नौकरियां, तो इस तरह की तारीखें देने की क्या वजह है? दुखों पर नहीं, जख्मों पर नमक होता मैं अब वही मैं अब इसमें नहीं का ऑप्शन लूंगी। मैं फैसल वाडा साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी उनको मिल गई है या कौन सी लॉटरी निकल आई है कि 7 महीने में जो चीज़ ना कर सके वो ये 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या महीने के अंदर करेंगे। देखिए, एक तरफ इनके पहले मुराद सईद कहते थे पता नहीं कितने 100 अरब जो है पाकिस्तान में जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी वापस आ जाएंगे, फिर इन्होंने कहा दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। कोई लॉजिकल बात नहीं करते ये लोग, तो इतने वादे, इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, इतना टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। ये वो जब आए हैं तो इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। अब मसला ये है कि इनको इस तरह की तारीखें देनी नहीं चाहिए क्योंकि ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं। अब आप देखिएगा कि 5 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद क्या होगा। फैसल वाडा साहब का यही शॉट हर प्रोग्राम, हर एंकर चला रहा होगा और उनके मुंह पे मार रहा होगा। तो मतलब अपना मजाक खुद बनवाने का इतनी ढिठाई से ये पीटीआई करती है अपने साथ, मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्या शौक है अपनी बेइज्जती खुद ही करवाने की। हसन साहब, अपना मजाक उड़वा रहे हैं या दुरुस्त बात कर रहे हैं फैसल वावडा साहब? पहली बात तो यह है, दुखों पे नहीं होता, वो नमक छिड़कते हैं जख्मों पे। अच्छा, दूसरा सवाल आपका एक से एक बढ़ के होता है। आपका कसूर भी नहीं है, उम्र ही ऐसी है। नहीं, उम्र का कसूर है, आपका नहीं है। हम भी इतनी जल्दी में होते थे आपकी उम्र में। अंधेरे में तीर चलाने की और चलवाने की आपको क्या ज़रूरत है? उन्होंने कोई लंबी डेट तो दी नहीं है। 2-4 हफ्तों में पता लग जाएगा। बरसात अगर आई रोज़गार की तो माशाल्लाह पूरी कौम भीग जाएगी, शायद नमूनिया का शिकार हो जाए। तब तक इंतज़ार कर लो। Why are you bothering me? थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने इंतजार, उन्होंने अपने लिए नतीजा भी खुद निकाला है। उन्होंने, मीर साहब ने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा फिर आप बेशक 4 हफ्ते बाद मेरी टिक्का बोटी बना दीजिएगा। ये खुद ही अपने लिए फैसला भी सुना के गए हैं। सलीम साफी साहब, मुश्ताक गनी साहब कह रहे हैं अपने नहीं, वो हराम होता है, और फैसल वावडा साहब कह रहे हैं पॉइंट। प्लीज जी, प्लीज जी, ये फैसल वावडा को पता है कि इंसानी गोश्त हराम होता है, तो
टिक्का कबाब करके किसको खिलाना है, किसके आगे डालेंगे? ये भी बात ठीक है। वो इंसानी गोश्त हलाल नहीं होता। सही। साफी साहब क्या करें, मुश्ताक गनी साहब की बात पे अमल करके रोटियां कम कर दें या फिर खुश हो जाएं कि नौकरियों की बारिश होने वाली है, जिससे फैसल वावडा साहब कह रहे हैं? इंजॉय करते रहें। देखिए फैसल वावडा साहब मेरे दोस्त हैं, पिछले हफ्ते भी मेरे कुछ कमेंट्स पे बड़े नाराज़ हो गए थे, और वो जो है ना, उन्होंने सारी ज़िंदगी एक शहज़ादे की तरह गुजारी है। उनको बड़ों ने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है। आप उनको देखें कि बिल्कुल जिस तरह शहज़ादे की ज़िंदगी होती है, तो ये तो शुक्र है कि उसने वो बात नहीं कही है। शहज़ादे तो इस तरह भी कहते हैं ना, वो एक शहज़ादी की मिसाल के बादशाह बाहर लोग मुजाहरा कर रहे थे, शहज़ादे ने अपने बाप से पूछा कि जी किंग से कि ये लोग कैसे, उन्होंने कहा कि ये रोटी का मसला है उसका, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि बिस्किट क्यों नहीं खाते। तो एक तो हमारे भाई फैसल वावडा साहब का शुमार उस तबके में होता है, वो न कभी ख़ुद बाज़ार गए हैं, न शुक्र है कभी नौकरी के मोहताज हुए हैं, उनके आगे पीछे नौकर चाकर होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ। तो इन चीज़ों की संगीनियों को शायद अभी तक वो समझते नहीं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको इस खुशहाली में रखे। और इससे दूसरी बात ये है कि वो वैसे भी यारों के यार है। तो इमरान ख़ान के एक तो वो दोस्त हैं, दूसरा ये कि उनके बिल्कुल मुरीद भी हैं, और उनके इश्क में तो वो आजकल इस इंतहा तक चले जाते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि उसके लिए मजहबी हवालों से भी मसला बन जाते हैं। तो इमरान ख़ान से उनके मामला ये है कि अगर इमरान ख़ान दिन को रात कहे तो वो उसको रात कहेंगे, और इमरान ख़ान अगर कहें कि ये सामने बाबर सत्तार की जगह वो कहे कि ये फवाद चौधरी बैठे हुए हैं, तो फैसल वावडा उस पर भी यकीन कर लेंगे। तो ये कहीं इमरान ख़ान ने उनको कहा होगा कि नौकरियों की बारिश होने वाली है, तो फैसल वावडा की उनसे फिर अकीदत ऐसी है कि वो फिर जहन को इस्तेमाल में नहीं लाते। अब हमारा भी वो चूँकि इतना लाडला है, तो मैं तो कहता हूँ कि उनका ये बयान भी दुरुस्त है, और मुस्तकबिल में वो जो इस तरह के बयानात देंगे वो भी दुरुस्त समझे मेरी तरफ से। हाँ ठीक। तो बाबर साहब, फैसल वावडा साहब के जज्बात के अलावा वो वफाकी वजीर भी हैं, तो ये जो उन्होंने बयान दिया है इसके पीछे कोई खुफिया खबर है खुश होने के लिए, या फिर वैसे ही बेबुनियाद बयान है? देखिए, मैं तो बड़ा खुश हूँ अब्सा। हमारे गली में कोने में घर था जो आबाद नहीं था कुछ अरसे से, उसके ऊपर अब बड़ा बड़ा वावडा हाउस लिखा हुआ है, और वो कभी स्कॉट कार भी वहाँ पे खड़ी होती है, सिक्योरिटी वाले भी खड़े होते हैं। तो मुझे पता चल गया है कि एक महीने बाद या तो वहाँ पे बड़ा बारबेक्यू हो रहा होगा, तो जिन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली उन्हें खाने के लिए मिलेगा, या फिर वहाँ लाइन लगी होगी और नौकरियाँ मिल रही होंगी। तो आइदर वे इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो F63 आ जाएं और उन्हें यहाँ नौकरियां मिलेंगी या खाना मिलेगा। खुशी की खबर। ये बारबेक्यू पार्टी हो सकती है, बाकी किसी घर भी जो है रिहाइश भी उसी इलाके में है जिधर फैसल वावडा जैसे लोग। इस मामले पे हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू आप ठीक, बिल्कुल सही। मजीद प्रोग्राम में, लेकिन दिलचस्प रही गुफ्तगू फैसल वावडा साहब के इस बयान पर। हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।